स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस का अध्ययन चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे पहले हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल के पहले पार्ट संसाधन के रूप में जानेंगे, संसाधन है क्या, और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम बिना रुके इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। आप सभी छात्र छात्राओं का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल में चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे लेसन को समझेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2020-21 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे संसाधन है क्या। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वह एक संसाधन है। अर्थात हमारे पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जो भी भाग ढके हुए हैं, उन्हें हम पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहेंगे। जैसे जल का उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं, इसीलिए उसे हम संसाधन कहेंगे। अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी इसको कई तरह से बांटा गया है। पहला हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, जिसे कि दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, यानी ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीवों से होती है, जैसे पशु और वनस्पति। नंबर 2 है जैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे धातुओं का प्रयोग हम पृथ्वी से खोदकर निकाल कर उसको साफ करके करते हैं, ये अजैव संसाधन में आते हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर पहला है नवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा बनाया जा सकता हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा एक बार नष्ट हो जाती है तो उसे हम दोबारा बना सकते हैं। अगला है अनवीकरणीय। इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबे समय लग जाता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, जो कि हम पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं खनिज को, और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल। ये इसके कुछ पॉइंट हम देख लें। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। अगला है स्वामित्व के आधार पर। इसे भी कई भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन। ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई ज़मीन होती है और उसके बदले में उन्हें लगान चुकाना होता है, यानी एक प्रकार का कर उन्हें चुकाना होता है। अगला है सामुदायिक स्वामित्व। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं, जैसे श्मशान भूमि। यानी श्मशान भूमि में किसी भी समुदाय के व्यक्ति जा सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और तालाब, जैसे प्रत्येक गांव में तालाब होता है, उसमें प्रत्येक समुदाय का स्वामित्व होता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे सारे खनिज, जल संसाधन, वन, रेल आदि। यानी कहने का मतलब ये है, जितने भी खनिज या जल हैं, संसाधन है, या वन या रेल, ये सभी संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिस पर ना तो एक व्यक्ति का न एक देश का, बल्कि इस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। ये तटरेखा से 200 मील की दूरी में होते हैं।
कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का या एक देश का नहीं बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। अगला है विकास के आधार पर हम जानेंगे। पहला है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिम भाग राजस्थान का, यानी राजस्थान की जो भूमि है वह मरुभूमि है। हम सिर्फ संभावना व्यक्त करते हैं कि एक समय यहाँ खेती करेंगे, उसी को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है कि आने वाले समय में हम वहाँ उसका उपयोग करेंगे। अगला है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। यानी कुछ ऐसे भी हमें पर्यावरण में पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन या पृथ्वी के नीचे से उनका पता लगाए हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उनकी पहुंच से बहुत बाहर हैं। अगला है संचित कोष। वह भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी कि संचित कोष वह भंडार है जो तकनीक के अभाव के कारण अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगला है संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न समस्याएं। यानी कि इनका उपयोग जब हम करते हैं तो इनसे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास, यानी इनमें कमी हो जाती है। अगला है कुछ लोगों के हाथ में कुछ नहीं मिले, इससे समाज में अमीर और गरीब में बंट गया। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ ही लोग पाएँ और कुछ लोग नहीं पाएँ, जिससे कि समाज में अमीर और गरीब में बंट गया है। अगला है संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो। यानी इनके उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की जैसी समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में तथा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर विश्व के सभी देशों के बीच चर्चा हुई, जिससे कि हम इनका अच्छे से उपयोग कर पाएँ। अगला संसाधन का नियोजन किस तरह से करते हैं। पहला, संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाकर या मानचित्र बनाकर कि कहाँ पर संसाधन है और उनका हम अच्छे से उपयोग करेंगे। उसके लिए एक लिस्ट बनाइए और एक मानचित्र, जिससे कि उसके बारे में जान सकें। अगला, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। कहने का मतलब ये है विभिन्न तरह के जो संसाधन हैं उसे किस तरह से लागू किया जा सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। अगला है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। चौथा है औद्योगिक इतिहास हमें बताता है संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों मुख्य आकर्षण रहे हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा जिससे कि हम संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सकें। अगला है हेडिंग है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, संसाधनों का संरक्षण, यानी इसको कैसे बचाया जा सकता है। इसे हम इस तरह से बचा सकते हैं। नंबर 1 है संसाधनों का उपयोग कम किया जाए। नंबर 2 है संसाधनों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल किया जाना चाहिए। नंबर 3 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल का उपयोग कृषि उद्योगों, यातायात, ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है भू संसाधन, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, यानी हम सभी भूमि पर रहते हैं और इसका उपयोग हम लोग अपने आर्थिक यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी ईश्वर द्वारा दिया गया एक संसाधन है। इसमें प्रमुख रूप से पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव जीव, परिवहन, कृषि, ये सब भूमि पर ही होता है। अगला है भू उपयोग।
भू उपयोग यानी कुछ भूमि ऐसी हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे बंजर भूमि, गैर कृषि भूमि जहाँ पर सड़कें और इमारतें हैं। अगला है अस्थाई चारागाह, उपवन, कृषि योग बंजर भूमि। 5 कृषि योग बंजर भूमि उसे कहते हैं इस जो 5 वर्ष से अधिक वर्ष तक खेती ना हो। अगला है वर्तमान प्रतिभूमि यानी 1 साल से खेती ना हुआ हो। अगला है शुद्ध बोया क्षेत्र यानी कि 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जब हम खेती करते हैं। अगला है भू निम्नीकरण, वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है ये। भू निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी। ध्यान से सुनिए, भू निम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊपन में कमी। अब इसके कारण क्या हैं? वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन यानी पृथ्वी की खुदाई, अति सिंचाई, औद्योगिक धूल, ये इसके प्रमुख कारण हैं। अब हम जान लें इनके उपाय क्या हैं, कैसे हम भूमि के उपजाऊपन की कमी में सुधार ला सकते हैं। नंबर 1 है पेड़ लगाना, अति सिंचाई ना करना, अति पशुचारण ना करना, यानी कहने में अधिक से अधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए, अधिक पशुचारण यानी पशुओं को नहीं चराना चाहिए, और प्रदूषित जो जल होता है उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। अगला है मृदा संसाधन के प्रमुख कारक, भू आकृति यानी कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, जलवायु, शैल, तापमान, पवन इसके प्रमुख कारक हैं। अगला है मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार को प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वनीय मिट्टी। अब हम इसका विस्तार करेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी, यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैला है। नंबर 2 पूरा उत्तरी भारत इसी से बना हुआ है। अगला इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से के निक्षेपों से हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर नदियाँ बहुत अधिक हैं और अपने साथ मिट्टियों को लाकर यहाँ जमा करती हैं। अगला यह विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ खादर और बांगर दोनों तरह की मिट्टियों का जमाव, यानी कहने का मतलब पुरानी मिट्टियों का भी जमाव है और नई मिट्टियों का भी जमाव यहाँ पाया जाता है। इसके जो क्षेत्र हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तरी गुजरात। नंबर 2 है काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है, इन्हें रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कपास की खेती किन मिट्टियों में की जाती है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला है यह दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है, यह ज्वालामुखी के उद्गार से बनी होती है, यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आता है वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, यह गीला होने पर चिपचिपी हो जाती है। इसके जो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला है लाल और पीली मिट्टी, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वह लाल, आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है, यानी आग्नेय चट्टान जो होती हैं इनका निर्माण आग से होता है, जिसे हम लोग में लौह धातु के प्रसार से कह सकते हैं। इसमें पानी मिलाने से यह पीला हो जाता है। इसके जो क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और नागालैंड। अगला है नंबर 4 लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अगला है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला इस मिट्टी में खाद और उर्वरक से ही खेती होती है। इसके जो क्षेत्र हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी, यह लाल और भूरे रंग की होती है। इसका तापमान जो उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई द्वारा खेती करने योग्य बनाया जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह राजस्थान है। अगला है वन मृदा, या हम कह सकते हैं इसे, ये नंबर 6 है, इसे हम कह सकते हैं वनीय मिट्टी।
पहाड़ी क्षेत्रों में ह्यूमस नहीं होते हैं, यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और इनमें ह्यूमस नहीं होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। अब इस लेसन को आप लोग एक से अधिक बार पढ़िए जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और जो ना समझ में जो चीज़ आए वो कमेंट कीजिए जिससे कि यह पता लग सके कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सभी विद्यार्थी क्लास 9th और 10th के सभी विषयों के सभी प्रश्नावली के सभी टॉपिकों को अच्छे तरह से आपको बताया जाएगा। और आप सभी लोग जो इसे देख रहे हों वो कृपया कॉपी पर नोट कर लें जिससे कि आने वाले समय में वे अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।